नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले राज्यपाल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और फिर एमपी पीसीएस और बीपीएससी 67वीं एग्जाम में समान रूप से उपयोगी है, तो आप लोगों को ये सीरीज कवर करके जानी चाहिए। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे चलते हैं। इधर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है भाई? तो इसमें हो जाएगा विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, या विधानसभा एवं राज्यपाल, या फिर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो देखते हैं इसका आगे डिस्क्रिप्शन। कूट है पहले कि 3 एवं 4 दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, तीसरा में है विधानसभा और इसमें है राज्यपाल, फिर विधानसभा और विधान परिषद, तो ये दोनों तीसरा और चौथा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में 3 सही है, और जहां पे विधान परिषद है उनके संदर्भ में चौथा सही है, 4th ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद, विधान पालिका परिषद, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, ठीक है। तो कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो विधान परिषद, फिर विधानसभा और फिर राज्यपाल शामिल होते हैं। जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद भी शामिल होगी, ठीक है। तो विधान परिषद जो है उसे उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा जो है उसे निम्न सदन कहा जाता है, और विधानसभा में जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171 में, ठीक है। क्या है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। ये आर्टिकल याद रखना है आप लोगों को। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी जितना की विधानसभा के सदस्यों की संख्या है उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। परंतु कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, परंतु पे हमें ध्यान रखना है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है, ठीक है। और 7वां जो है वो पश्चिम बंगाल में मांग की जा रही थी और उसके संदर्भ में पारित भी हो गया विधेयक, लेकिन अभी स्थापना नहीं हुई विधान परिषद की, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन कौन सा मानेंगे? केवल 6 मानेंगे। तो देखो आप लोग को ऐसे याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो ज्यादा तो कुछ हम लोग को याद रखना नहीं है उस तरह से, तो किन्हीं को याद नहीं हो पाता कि कहाँ कहाँ है विधान परिषद, तो पेयर में हम लोगों को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता या योग्यता वर्णित है, ठीक है। और विधान परिषद कौन से आर्टिकल में था? अनुच्छेद 171, ये जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। ये अनुच्छेद 172 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 मिनट। इसमें राज्य विधानमंडल की अवधि की बात हो रही है 172 में, और विधान परिषद की बात किस आर्टिकल में? आर्टिकल 171 में, ठीक है। चौथा प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, फिर संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित, फिर आगे देखते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। पहले यहाँ की जो राज्य की विधानसभा है वो पूर्ण बहुमत से पारित करेगी प्रस्ताव, फिर संसद से पारित विधि द्वारा गठन होगा। देखते हैं व्याख्या कि संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत
तथा उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। ठीक है, पूर्ण बहुमत से संबंधित विधानसभा पारित करेगी प्रस्ताव, उसके पश्चात संसद उस पर कार्य करेगी विधि द्वारा। ठीक है, तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। संसद द्वारा सामान्य बहुमत से होगा, लेकिन संबंधित विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से। ठीक है, अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो आप लोग को एक काम और करना है कि कौन कौन से ऐसे संशोधन है जिसे कि आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है, ये जाके आप लोग को पढ़ना है और उसमें 1-2 फैक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा विधान परिषद, इस पर चर्चा करने की बात ही नहीं है। 6ठा प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, कैसे विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है कि संबंधित राज्य विधानसभा संकल्प पारित करेगी कि विधान परिषद को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उस पर फिर संसद वहां पे समाप्ति की घोषणा करेगी। ठीक है, फिर 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाजत मिलती है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169, अभी ऊपर हमने देखा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो फिर से वही हो जाएगा आर्टिकल 169। इतनी बार रिपीट होता है ना, ये तो लगता है जैसे आर्टिकल ही याद हो जाएगा हम लोगों को, और याद अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 9वां प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में प्रक्रिया की बात की गई है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? तो ये हमने क्या बोला था, 1/3 बोला था ना। फिर है नेक्स्ट कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है? तो ये भी गलत है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याख्या देखते हैं कि आर्टिकल 171(1) के अनुसार यानी 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 ही होना चाहिए विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या। अब आप लोग को एक काम करना है, आप लोग अपने अपने स्टेट में अगर विधान परिषद है तो कितने सदस्य हैं उसमें, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, सदस्यों की जो संख्या है वो 40 से कम कभी नहीं होगी। इसका कुछ अपवाद भी है क्या, ये 40 से कम नहीं होने का? अगर अपवाद है तो जरा देखना आप लोग। फिर अगला है कि अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वो संरचना दिया हुआ है, वो जिनका यूपीपीसीएस का होगा वो वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे है आर्टिकल 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने, वही है, इतना सारा दिया हुआ है, आप लोग को देख लेना चाहिए। बाकी सभी जो स्टेट है उनके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। राज्य विधान परिषद के विषय में क्या क्या सही है? तो इसमें क्या है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, यह एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। एक मिनट, ये क्या कह रहा है? हाँ, ये ऑप्शन कूट तो मिला नहीं है। हाँ, कौन कौन सा सही पूछ रहा है? ठीक है, तो कार्यकाल की बात कर रहा है। इसका विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 वर्ष होता है, सदस्यता अवधि बोलेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यह एक स्थायी सदन है, तो ये तो सही है, पहला गलत हो जाएगा। फिर यह भंग नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। फिर 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये सही है। फिर है कि उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उपराज्यपाल का कॉन्सेप्ट कहाँ है। फिर है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये सही है। तो कौन कौन सही हमें मिल गया? 7, 6 और फिर ये 3 और 2, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 6, 7, सी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे देखते हैं, राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है।
इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अब यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है कि आर्टिकल 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। तो क्या क्या है, यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। तो ऊपर में क्या कह रहा था 1/6, तो 1/6 नहीं होगा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे। फिर क्या है कि 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो ग्रेजुएशन के पश्चात तो एक सूची जारी की जाती है कि जिले में कितने स्नातक हैं और उन लोगों को एक लिस्ट में उन लोगों का नाम एक लिस्ट में जोड़ा जाता है। फिर वही जो स्नातक हैं, जो 3 वर्ष से स्नातक है ना, वो लोग 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं विधान परिषद के, ठीक है। फिर 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। तो 1/3 सदस्य किन किन के द्वारा चुने जाएंगे, पहला तो कि स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/12 और 1/12 3 वर्ष से स्नातक और फिर माध्यमिक स्तर में अध्यापन कर रहे 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। फिर 5वां क्या, शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा जो कला साहित्य विज्ञान आदि सेवा से जुड़े होंगे, ठीक है। फिर क्या है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 172(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। तो बहुत लोगों को ये वाला फैक्ट याद नहीं होता। 1 मिनट मुझे इरेज करने दीजिए जरा कि कितने सदस्यों का चुनाव कौन करेगा। तो आप लोगों को पेयर में याद रखना है 1/3, ठीक है, और 1/12 और फिर शेष। तो 1/3 में क्या होगा, 1/3 में आ जाएंगे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और विधानसभा के सदस्य, ठीक है। 1/12 में आ जाएंगे 3 वर्ष से स्नातक और 3 वर्ष से माध्यमिक स्तर पर अध्यापन में लगे लोग और शेष में कौन आ जाएंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है। देख लेते हो गया ये तो कंप्लीट। अब आगे चलते हम लोग। और राज्यपाल द्वारा किन किन क्षेत्रों में से चुना जाएगा, ये हो जाएगा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता। तो ये पूछने वाली बात है नहीं। विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। तो ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो क्या है यहाँ पे कि 7वां संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है, ठीक है। अच्छा, 7वां संविधान संशोधन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो राज्यपाल से संबंधित 7वें संविधान संशोधन में क्या उपबंध किया गया है, अगर किन्हीं को याद है और किन्हीं ने अगर पीछे वाला वीडियो देखा है राज्यपाल से संबंधित तो उनको जरूर याद होगा, इतना तो निश्चित है। अगर किन्हीं को याद नहीं है तो मैं बता दूं कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह उपबंध किया गया था कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल चुने जा सकते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हो, ठीक है। और फिर उनका जो वेतन और भत्ता होगा वो दोनों राज्यों पर आपस में बांटा जाएगा और वो उन राज्यों पर निर्भर करता है कि वो कितना प्रतिशत आपस में बांटते हैं, उनके वेतन का रेशियो जो है, ठीक है। आप लोग जाके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग को नहीं याद हो तो। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों तो पेयर में हम लोगों ने अभी याद रखा था, ठीक है। तो तमिलनाडु में नहीं होगा। क्या यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 168(1) के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, ठीक है। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो पेयर में तो हमें मिल गया महाराष्ट्र और कर्नाटक, फिर बिहार और यूपी पेयर में था, फिर राजस्थान में नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने 3 का पेयर देखा था ना,
एक तो कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अगर ऐसे भारत हम लोग बनाए, एक मिनट, जरा कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया, एक मिनट, अगर ऐसे भारत बनाया जाए तो यहाँ पे हो गया अपना ये महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और यहाँ पे यूपी, बिहार। ठीक है, तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है अस्तित्व में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो भाई एमपी में नहीं होगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 में, बिहार में है, बाकी अन्य जगह नहीं है। 20वां प्रश्न, 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो इसका स्टार दे रखा है, देखते हैं कि वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिका थी। और ये 7 कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे यानी महाराष्ट्र, चौथा ये मद्रास तमिलनाडु, 5वां कर्नाटक, 6ठा पंजाब और 7वां पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न किए जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि 6 राज्यों में है विधान परिषद। आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः क्या होगी? तो ये होगी 60 और 500। कौन सा? आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40 और मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 30 निर्वाचित और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं। ठीक है, तो अपवाद में हम लोग को देखना है कहाँ? सिक्किम में कितना? 32, गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और पुडुचेरी में 33। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं, आप लोगों को पता फिर नहीं चलेगा। 22वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो आंसर सिक्किम हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो ये तो गलत बात है, अभी ऊपर में हमने पढ़ा था। फिर दूसरा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो ये तो सही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? पहला कथन गलत हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अभी हमने पढ़ा 500, तो आंसर हो जाएगा 500। फिर है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 170। फिर विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 27वां प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे स्टार लगा रखा है क्योंकि हटा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। अब आगे है कि 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? विधानसभा की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितनी है? 403। आगे चलते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में भी 60, मणिपुर में भी 60
और फिर हिमाचल प्रदेश में 68 है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है, तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्या है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता कौन है, तो राज्यपाल है, ठीक है। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। और वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि इस संदर्भ में सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है, तो अभी पढ़ा था हमने, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए, तो आंसर जाएगा उपाध्यक्ष को। आर्टिकल है संविधान के अनुच्छेद 169 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा, ठीक है। और उपाध्यक्ष किनको देंगे, अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देंगी, ऐसा है। और फिर है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देंगी, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कि जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो वो अपना पद रिक्त कर देंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ठीक है। यहाँ पे है व्याख्या कि कथन केवल एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 169 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं कर सकेगा, ठीक है। यानी जब तक कि नए अध्यक्ष नहीं चुने जाते तब तक वो पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उससे पहले जरा इधर मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे पहला प्रश्न है वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, तो ये तो सही है। फिर जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण यानी संबोधित करते हैं राज्यपाल, ठीक है। यानी कि जब नई विधानसभा का गठन होगा या फिर वर्ष का जो पहला सत्र होगा, पहली जो बैठक होगी उसका संबोधन कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 176 के अनुसार, ठीक है। फिर आगे अनेक आर्टिकल दिए हुए हैं तो आप लोगों को देख लेना चाहिए इसको, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 38वां प्रश्न है राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है, तो इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति के, तो ये सही है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति के, तो नहीं, तो ये इसमें केवल संसद सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों के, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर चौथा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, तो ये भी हमने देखा था कि 1/3 का निर्वाचन किन के द्वारा होता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल है कि भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54 ख राज्यसभा के सदस्यों का 80 के तहत और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का अनुच्छेद 171 3 घ के निर्वाचन में भाग लेती है, ठीक है। और अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। 39वां प्रश्न है राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या है कि राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य की आकस्मिक नीति की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा किसी राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल है अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। फिर है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 माह से अधिक नहीं। अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197(1) ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 197(1) ख के अनुसार। 43वां प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो यहाँ पे है 4 माह दिया हुआ है। देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। और धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। ठीक है, 44वां प्रश्न है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। पहली बार में वो 3 महीने तक के लिए रोक सकती है विधान परिषद, फिर दूसरी बार जब वो विधानसभा फिर से पारित करके भेजेगी तो फिर से 1 माह के लिए रोक सकती है, यानी कुल कितने माह के लिए रोक देगी? 4 माह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे था, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा हो कि पहले तो 3 माह पढ़ा हमने, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर से मैं देख लेती हूँ, फिर से पढ़ देती हूँ कि अनुच्छेद 197(1) के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक होगा तो जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष रखे जाने पर 3 माह से अधिक समय के लिए नहीं रोका जा सकता। प्रथम बार की बात हो रही है, और द्वितीय बार यदि पारित करके भेजती है तो द्वितीय बार में 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती, यानी कुल कितने माह तक? 3+1, यानी विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक के लिए रोक के रख सकती है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, या फिर केवल विधानसभा में? तो आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो होगा कि वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या है कि राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्याग पत्र देना होगा। 46वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, क्यों? किसके बगैर? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है 207(1) के अनुच्छेद, एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 191 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्यपाल की संस्तुति के पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या है, धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 47वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। आगे चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। फिर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इनके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्य या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर करते हैं, तो इसीलिए वहां पे वो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 12। आर्टिकल 164(1)
क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। यानी जो भी सदस्य संख्या है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और नंबर में यदि देखा जाए तो 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 50वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये सही नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है। स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है। 51वां प्रश्न, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा 6 माह तक। उसके पश्चात किसी भी सदन का उसको सदस्य होना आवश्यक है, यदि विधान परिषद या विधानसभा है तो। बल्कि यहाँ पे तो विधानसभा कह रहा है, तो उससे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है। वही है, आर्टिकल 164 के 4 में प्रावधानित किया गया है कि 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है। फिर है कि फिर यहाँ पे क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया हो और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्धारित हो जाता है, भले ही वह कारावास मुक्त हो चुका है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 नहीं 2। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर क्या है, साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। फिर वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु का है। और तीसरा, उसके पास ऐसी अन्य योग्यता है जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई हो। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है। ठीक है। परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 एवं 30 वर्ष है। फिर आगे है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता का वर्णन है। तो धारा 8(1) में क्या कहा गया है कि विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्धारित होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्धारित बना रहेगा। यानी जब उसका वो छूट जाएगा जेल से, तो उसके 6 वर्ष के पश्चात तक वो अयोग्य रहेगा। ठीक है। 6 वर्ष पश्चात वो चुनाव लड़ सकता है। फिर धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्धारित रहेगा और उसे छोड़े जाने की 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्धारित बना रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निर्धारित किए जाने का प्रावधान नहीं है। और ऑप्शन में क्या था कि अस्थायी तौर पर वो अयोग्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब से वो छोड़ा जाएगा उसके 6 वर्ष के पश्चात तक वो अयोग्य रहेगा, उसके पश्चात वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 164(5) के तहत। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को दिए गए कूट की सहायता का चयन करना है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, तो ये सही है। फिर मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। फिर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद को विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 सही है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 167। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। 1963 में उत्तर प्रदेश की 4थी मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी, अभी पढ़ा हमने। फिर है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है
किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये सही बात है। फिर दूसरा है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ऐसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को किए जाने वाले सभी नास्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी है, नियुक्तियां हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे है 61वां प्रश्न। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभा भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी, तो आंसर हो जाएगा बिहार की भंग नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी व शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। ठीक है, 63 प्रश्न थे टोटल इसमें, और अगले उसमें देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक जो होगा वो जल्द ही इस पे अपलोड किया जाएगा। बाकी अन्य जो टॉपिक आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है इस चैनल पर जो अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अप्रैल के करंट अफेयर के वीडियो भी अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, जो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बिहार री एग्जाम में बहुत उपयोगी होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।